हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 4 अप्रैल 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 4 अप्रैल 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। और सबसे पहले हम देखेंगे एक मैप, और आज का मैप है ताइवान। ताइवान ईस्ट एशिया में लोकेटेड एक कंट्री है जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना भी है। ये एक आइलैंड्स का ग्रुप है जो मेनलैंड चाइना के ईस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशियन में स्थित है। यहाँ पर लेफ्ट वाले जो मैप है उसमें डार्क ग्रीन कलर से ये मार्क कंट्री है ताइवान, और जिसको आगे दूसरे मैप में ज़ूम करके दिखाया गया है। ताइवान साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के जॉइंट या जंक्शन पे स्थित है। ताइवान के नॉर्थ में है ईस्ट चाइना सी और साउथ में है साउथ चाइना सी, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली एक स्टेट है जिसका नाम है ताइवान स्टेट, जो ताइवान कंट्री और मेनलैंड चाइना को सेपरेट करती है। ताइवान के ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है और और साउथ में साउथ की साइड स्थित है लुजोन स्टेट। लुजोन स्टेट ताइवान को फिलीपींस से सेपरेट करती है। ताइवान के साउथ में है फिलीपींस और नॉर्थ साइड में जापान और साउथ कोरिया कंट्री स्थित है। तो ये जो वाटर बॉडीज है ताइवान के सराउंडिंग, ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ में ईस्ट चाइना सी है, ईस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशियन है, ताइवान के साउथ में लुजोन स्टेट है और वेस्ट साइड में ताइवान स्टेट है। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से रिलेटेड जो केसेस के लिए पेटिशन फाइल की गई थी काफ़ी सारी सुप्रीम कोर्ट में, उनको सुनने के लिए अपना जो समय है वो देने से एग्री कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट टू लिस्ट प्लीज ऑन वेरीफाइंग काउंट इन ईवीएम्स बिफोर पोल्स। तो इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले, लोकसभा इलेक्शन के स्टार्टिंग से पहले ही सुप्रीम कोर्ट जो ईवीएम के तहत जो वीवीपैट स्लिप निकलती है उनको वेरीफाई करने के लिए काउंटिंग 100% करवाई जाए, इससे रिलेटेड जो पेटिशन थी उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। और a series of petition have sought complete count of VVPAT slips as opposed to the current practice। अभी के टाइम में सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन लिया गया था उसके अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन होती है वीवीपैट की, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी तो उसमें रैंडम तरीके से 5 पोलिंग बूथ चूज़ किए जाते हैं और इन पोलिंग बूथ में ही जो है काउंटिंग वो होती है। पूरी 100% काउंटिंग वीवीपैट की अभी तक नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2023 में एक एफिडेविट फाइल किया था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट ऑफ वोटर्स टू वेरीफाई देयर वोट। तो वोटर्स के पास कोई ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है जिससे कि वोटर अपना वोट वेरीफाई कर सके। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में। ये जो पूरा मुद्दा है ये वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल का है। वीवीपैट वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल को कहते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अटैच्ड किया जाता है, जो अलाउ करता है वोटर्स को कि वो चेक कर सके कि उन्होंने जिस पार्टी को वोट दिया है, जिस कैंडिडेट को वोट दिया है, उसी को वोट गया है या नहीं। अब इसको लेकर जो पेटिशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, वो उनका कहना ये है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करे सुप्रीम कोर्ट और उस डायरेक्शन में ये कहा जाए कि वीवीपैट स्लिप जितनी भी निकलती हैं वो साथ ही साथ निकले और वोटर उसको 100% वोटर एक तो वेरीफाई कर पाए और दूसरा 100% उनकी काउंटिंग हो। 17 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड एक रिस्पॉन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांगा था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि काउंटिंग ऑफ 100% वीवीपैट स्लिप अगर की जाएगी तो ये बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी होगी। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी का हवाला देके सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि 100% वीवीपैट को इम्प्लीमेंट स्लिप की काउंटिंग इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है।
अब इससे रिलेटेड दोबारा से जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में होनी है, तो देखने की बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगा इस मामले में, और इलेक्शन से पहले कुछ डिसीजन आ पाता है या नहीं। वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट को लेकर एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली बनता है और आगे भी बन सकता है कि पहली बार वीवीपैट वीवीपैट का जो मुद्दा था, एक ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है नोटा के रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक डिसीजन दिया था जिसमें नोटा इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी। ये भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से रिलेटेड है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 2013 में पहली बार असेंबली इलेक्शन में इंडिया में नोटा यूज किया गया था, और एक 2013 का ही केस है जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इलेक्शन प्रोसेस should have fullest transparency in the system and to restore the confidence of the voter। तो इस केस में 2013 के सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और जो पूरा सिस्टम होता होना चाहिए वो वोटर का कॉन्फिडेंस सिस्टम में बढ़ाए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक पेपर ट्रेल बहुत ही ज़रूरी है फ्री और फेयर इलेक्शन को एंश्योर करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट किया था कि ईवीएम में वीवीपैट इंट्रोड्यूस करे। तो 2013 में ही वीवीपैट इंट्रोड्यूस करने का जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया था। एग्जिस्टिंग वीवीपैट enables electors to check whether their vote have gone to the candidate of their choice. Further, there is a provision for mandatory verification of printed VVPAT part slips of 5 randomly selected polling station of each assembly constituency। तो हर constituency में केवल 5 जो पोलिंग बूथ है उनको रैंडमली सिलेक्ट करके केवल उन्हीं में वीवीपैट की काउंटिंग होती है। 100% वीवीपैट की काउंटिंग नहीं की जा रही है अभी के सिस्टम में, जो की जाए, और इससे रिलेटेड जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, एक स्टडी की गई है आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा, और उस स्टडी में यह बोला गया है कि न्यूक्लियर पावर इंडिया की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। और अगर इंडिया न्यूक्लियर पावर को बढ़ा के चलेगा तो इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट का जो गोल 2047 या 2070 के लिए जो इंडिया का इफेक्टिव ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का टारगेट है वो अचीव किया जा सकता है। अब ये जो पर्टिकुलर स्टडी है इसको फंड किया गया है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये जो रिपोर्ट है ये रिसेंटली पब्लिक की गई, इसकी जो फाइंडिंग्स है। अगर हम आज के टाइम में देखें तो इंडिया का टोटल एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी का जो शेयर है वो ये है 2% से भी कम, करीब 1.6% न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है टोटल एनर्जी बास्केट में इंडिया की। ये रिपोर्ट कुछ सिनेरियोज कंसीडर करती है जिसमें माना गया है कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के केस में, मीडियम इकोनॉमिक ग्रोथ के केस में और लो इकोनॉमिक ग्रोथ के सिनेरियो में इंडिया की एनर्जी मिक्स किस तरह से रखी जानी चाहिए ताकि 2017 का जो इंडिया का गोल है ज़ीरो कार्बन डाई ऑक्साइड एमिशन का वो अचीव किया जा सके। और इसमें जो एनर्जी का मिक्स है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी रहे कितना परसेंटेज रहे, फॉसिल फ्यूल का कितना परसेंटेज रहना चाहिए, या फिर रिन्यूएबल या सोलर एनर्जी का कितना परसेंटेज रहना चाहिए, इन सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मिला के ये जो मैथमेटिकल मॉडल है ये रन करवा के रिसर्चर्स के द्वारा चेक किया गया। वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो 2030 और 2050 में रिक्वायर्ड होंगी इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, इंडिया के गोल को अचीव करने के इन लाइन, उनके बारे में यहाँ पर बोला गया है। अब इसमें से फाइनली जो बेस्ट केस निकला है वो कैलकुलेशन बताती है कि वेयर एमिशन ऑफ 2070 फेल टू 0.55 बिलियन टन ऑफ CO2 नेट जीरो सिनेरियो। 2070 तक अगर इंडिया का ज़ीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है वो अचीव किया जाए तो उस केस में इंडिया को अपनी न्यूक्लियर एनर्जी 5 गुना करनी होगी आज के न्यूक्लियर एनर्जी के लेवल से। तो आज न्यूक्लियर इंडिया का जो लेवल है न्यूक्लियर एनर्जी का वो है करीब 30 गीगावाट, और ये 30 गीगावाट 2030 तक इंडिया को 30 गीगावाट पे पहुंचना है, और 2050 तक 265 गीगावाट तक इंडिया को पहुंचना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी को
5 गुना बढ़ाने की ज़रूरत है। टू पुट इन पर्सपेक्टिव, इसका मतलब है कि न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया का जो टोटल एनर्जी मिक्स है, उसका 4% 2030 तक हो जाए और 30% 2050 तक हो जाए। ये एनर्जी बताती है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी इतने बड़े रूप में इंक्रीज करना और न्यूक्लियर प्रोडक्शन बढ़ाना, इस इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लियर फ्यूल की जो अवेलेबिलिटी है वो सीमलेस हो और वो रेगुलर वे में अवेलेबल रहे। तो एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर इतने बड़े लेवल में इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए यूरेनियम की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। करंट फिगर अगर हम देखें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की, तो उसका कहना है कि सोलर एनर्जी करीब 16% इंडिया के इंस्टॉल जनरेशन की कैपेसिटी की है और 49% करीब आधी 50% कोल कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी जनरेशन में और 16% सोलर एनर्जी और 1.6% है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस मिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने के लिए यूरेनियम अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, जो अभी करंट के सिनेरियो में बहुत ईज़ी दिखती हुई नहीं लग रही। तो ये रियलिस्टिक फिगर बनाने के लिए रिक्वायर्ड है कि इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में डबल किया जाए। यूरेनियम का कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे जो एक क्रिटिकल फ्यूल माना जाता है, और नेसेसरी क्वांटिटी में यूरेनियम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और इंडिया वुड नीड टू क्लोज 150 to 200 lakh crore between 2020 to 2070 टू फाइनेंस इट्स ट्रांसमिशन टू न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए करीब 150 से 200 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2020 से 2070 तक चाहिए होगा। तो ये रिपोर्ट एक सिनेरियो बताती है, ये पोस्टुलेट और मैथमेटिकल जो प्रोसेस है उसके बेसिस पे है। इंडिया रिजेक्ट्स रिपोर्ट ऑन एब्यूसिव कंडीशन एट श्रिम्प हैचरीज। तो इंडिया बिगेस्ट सप्लायर है श्रिम्प्स का, जो यूएसए में बहुत फेवरेट सी फूड है। और यूएसए का सबसे बड़े जो श्रिम्प सप्लायर है उनमें से इंडिया एक कंट्री है। और एक रिपोर्ट जो कनाडा के एक ग्रुप के द्वारा निकाली गई थी, जिस ग्रुप का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी लैब, उन्होंने बोला था कि इंडिया का जो श्रिप हैचरीज है, श्रिप इंडस्ट्री है, उसमें काफ़ी डेंजरस और एब्यूसिव वर्किंग कंडीशन पाई जाती हैं। और इसकी वजह से जो श्रिम्प का इंडिया का एक्सपोर्ट है वो हैम्पर हो सकता है। तो इंडिया की तरफ से इसको पूरी तरीके से निगेट किया गया है और इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया है। 2022-23 में इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट करीब $8 बिलियन से भी ज़्यादा का था, यानी कि 64,000 करोड़ का सी फूड एक्सपोर्ट 2022-23 में इंडिया ने किया था। और जिसमें से श्रिम्प का जो टोटल वैल्यू था वो $5.5 बिलियन का था। इंडिया एज इमर्ज्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट श्रिम्प एक्सपोर्टर, और इसका जो शेयर है यूएस मार्केट में वो 21% से 40% हो गया था 2022-23 में। तो टोटल यूएसए में जितना श्रिम्प इंपोर्ट किया जाता है अलग अलग कंट्रीज से, उसमें 40% इंडिया के श्रिम्प जा रहे थे। इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पे यूएसए में किया जा रहा था। और जो बाकी श्रिम्प एक्सपोर्टर हैं जो यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें इंडिया के अलावा है थाईलैंड, चाइना, वियतनाम और इक्वाडोर। ये एक तरह से इंडिया की राइवल कंट्री हैं जो श्रिम्प एक्सपोर्ट करती हैं। तो इंडिया का कहना है कि जो भी पूरी वैल्यू चेन है इंडिया के श्रिम्प एक्सपोर्ट की, वो सर्टिफाइड की गई है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और सारी जो प्रोसेस है वो फुल्ली वेरीफाइड है। और इस तरह का जो रिपोर्ट है वो केवल इंडिया के एक्सपोर्ट को हर्ट करने के लिए निकाली गई है। अबाउट अ लाख श्रिम्प फार्म, और सबसे ज़्यादा इंडिया में श्रिम्प फार्म आंध्र प्रदेश में है। करीब इंडिया का 70% श्रिम्प आउटपुट आंध्र प्रदेश से ही आता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि इंडिया का सबसे ज़्यादा श्रिम्प हैचरीज कहाँ है, या श्रिम्प प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश। करीब 70% इंडिया का आंध्र प्रदेश से ही होता है। और वुमेन काफ़ी बड़ी संख्या में इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। वुमेन 70% ऑफ 8 मिलियन और जॉब्स वुमेन के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं इस सेक्टर में, इंक्लूडिंग 2 लाख हैचरीज एंड एक्वाकल्चर फार्म्स। और श्रिम्प से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग और फ्रीजिंग यूनिट्स है, उन पूरे सेक्टर में वुमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी हाई है। और इंडिया में आंध्र प्रदेश में करीब 70% श्रिम्प का प्रोडक्शन होता है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने जीएसटी ऑफिशियल्स के द्वारा एक डिमांड मस्क कंपनी पे लगाई गई थी। तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अपना डिसीजन दिया है जिसमें जीएसटी एम्प्लॉयज़ पे जो जीएसटी का लाइबिलिटी है वो नहीं डाला जा सकता। ये अपने वर्डिक्ट में बोला है। हाई कोर्ट रूलिंग नोट्स दैट एम्प्लॉय किसी भी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय कैन नॉट बी ऑर्डर टू पे टैक्स पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन द कंपनी। अगर जीएसटी की कोई टैक्स पेनल्टी कंपनी पे इम्पोज की गई है तो उसको एम्प्लॉयज से वसूला नहीं जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जो जीएसटी का नोटिस कंपनी के एम्प्लॉय पे लगाया गया था, ये स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। करीब 3731 करोड़ की डिमांड जीएसटी ऑफिशियल्स पे के द्वारा एम्प्लॉय के अगेंस्ट लगाई गई थी। तो ये एज ए न्यूज़ एक मानी जा सकती है जिसमें हाईकोर्ट ने जीएसटी ऑफिशियल्स की डिमांड स्ट्राइक डाउन की। अब डब्ल्यूएचओ के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग करीब 10.5% मेडिकेशन जो वर्ल्ड ओवर बेचा जाता है, जो दवाइयाँ बेची जाती हैं, उनमें से 10.5% या तो सब स्टैंडर्ड होती हैं या तो नकली होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है आज के टाइम में। और इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए, तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी उभर के आ रही हैं जिनमें से होलोग्राम एंड सिक्योरिटी लेवल एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। और इसके साथ ही जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू भी जो मेडिकेशन के शिपमेंट हैं और इनकी ट्रेसेबिलिटी है वो बहुत बेटर हो सकती है। होलोग्राम्स एंड सिक्योरिटी लेबल्स एम्बेडेड विद एडवांस एंटी काउंटरफीटिंग फीचर्स लाइक 3D होलोग्राफिक इमेजेस, यूनिक पैटर्न एंड माइक्रोटेक्स्ट, इनके द्वारा जो ओरिजिनल दवाइयाँ हैं, जो ओरिजिनल मेडिसिन हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इनको कॉपी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसी तरह अगर किसी शिपमेंट को ट्रैक करना है तो सिमिलरली ब्लॉकचेन इम्प्रूव्स ट्रेसेबिलिटी वाया एंड टू एंड ट्रैकिंग ऑफ शिपमेंट। तो ओरिजिनल मेडिसिन का शिपमेंट को ट्रैकिंग के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है, काफ़ी कारगर हो सकती है, जिसका यूज़ किया जा रहा है और किया जाना चाहिए बड़े लेवल पे। और इसके अलावा जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके ओरिजिनलिटी प्रूव करने के लिए होलोग्राम्स और सिक्योरिटी लेबल्स का यूज़ किया जा सकता है विद 3D होलोग्राफिक इमेजेस, यूनिक पैटर्न और माइक्रो टेक्स्ट, जिनसे ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पता लगाया जा सकता है। तो ये जो आंकड़ा है ये भी इम्पोर्टेंट है। करीब 10.5% जो वर्ल्ड ओवर मेडिकेशन है वो सब स्टैंडर्ड या फेक होता है, जो नॉर्मल फ्लो में इंक्लूडेड है। यूरोपियन यूनियन रिलेंटलेस फार्मर्स आर फोर्सिंग पॉलिसी मेकर्स टू टेक एक्शन। तो ऑल ओवर यूरोप में एक यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं जून महीने में, और उससे पहले यूरोप में फार्मर्स का अलग अलग यूरोप की कंट्रीज में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। फार्मर्स का ये प्रोटेस्ट वहाँ की जो फार्मर्स के अगेंस्ट पॉलिसीज बनी है या फिर गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा ग्रीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी बढ़ावे के लिए है, और उस ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के कारण फार्मर्स के लिए कुछ जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो गई हैं। तो इस कारण से फार्मर्स यूरोपियन यूनियन में प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी डिमांड को यूरोपियन यूनियन के द्वारा सुना भी गया और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी में चेंजेस किए गए। तो इस आर्टिकल में एनालाइज किया गया है कि किस तरह से जो फार्मर्स की डिमांड है उससे जो ग्रीन लॉ हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन स्लो पड़ गए हैं। यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स हैव सील्ड बैक रूल्स टू प्रोटेक्ट नेचर, ड्राइंग अप लिमिट्स ऑन द इम्पोर्ट ऑफ टैरिफ फ्री यूक्रेनियन ग्रेन एंड स्क्रैप्ड न्यू लेजिस्लेशन लिमिटिंग पेस्टिसाइड यूज ड्यू टू फार्मर प्रोटेस्ट। फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। एक तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा यूक्रेन का जो चीप फूड है उसको यूरोप में इंपोर्ट अलाउ किया गया था, जिससे फार्मर्स के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा था वो अच्छे रेट उन्हें नहीं मिल रहे थे। दूसरा, ग्रीन नेचर के लिए जो पेस्टिसाइड का यूज़ है वो कम करने के लिए लेजिस्लेशन लाया जा रहा था, लेकिन फार्मर्स के द्वारा इसको भी अपोज किया गया, जिसके वजह से ये जो लेजिस्लेशन है अभी होल्ड कर दिया गया है। फार्मर्स अगेन ब्लॉक्ड स्ट्रीट सराउंडिंग यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर इन ब्रसेल्स,
और ये जो फार्मर्स की जो मेन डिमांड है, टू प्रोटेस्ट लो इनकम्स, चीप फूड इंपोर्ट और बर्डनसम रेड टेप। तो फार्मर्स की सब्सिडीज में रेड टेप दिख रहा है, चीप फूड इंपोर्ट और लो इनकम, जो मोरोवर इंडिया के फार्मर्स के द्वारा भी ऑलमोस्ट यही जो डिमांड है वो की जा रही थी। पिछले इलेक्शन में 2019 में यूरोपियन यूनियन में इलेक्शन हुए थे, उस समय जो ग्रीन लॉ है वो काफ़ी प्रोमिनेंट था, ग्रीन्स मेड स्ट्रॉन्ग गेन्स। और उसी समय क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग वाज वोटेड टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, और काफ़ी बड़ा मुद्दा बना था उस समय ये। और उस समय के ग्रीन मूवमेंट की वजह से जो ग्रीन लॉ है वो इंक्लूड किए गए यूरोपियन पॉलिसीज़ में एक बड़े लेवल पे। अब यहाँ पे आगे बोला गया है कि यूरोपियन कंट्रीज डिक्लाइन टू अप्रूव अ लैंडमार्क लॉ टू सेफगार्ड नेचर, लीविंग इट अनक्लियर इफ पॉलिसी विल बी पास्ड। अब इस कारण से यूरोपियन कंट्रीज में एक कंफ्यूजन की स्टेट बन गई है कि ग्रीन नेचर को प्रमोट करने के लिए जो पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी या नहीं। फ्रांस में भी फार्मर्स डिमांड को लेकर जो फ्रांस और कनाडा, यूरोपियन यूनियन और कनाडा के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जा रहा था, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगा दी गई है बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट बाय फ्रेंच फार्मर्स। अब फार्मर्स का मेन मुद्दा है कि यूक्रेन के जो फूड प्रोड्यूसर हैं उनको टैक्स फ्री, टैरिफ फ्री अगर एक्सेस कंट्री में दे दी जाए, तो जो कंट्री के फार्मर्स हैं उनको सही रेट उनके फूड के नहीं मिल पाते, उनका फूड कॉस्टली हो जाता है, जिसकी वजह से उनके जो फूड प्रोडक्शन है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, जो फार्मर्स की इनकम है वो काफ़ी कम है, गवर्नमेंट उससे रिलेटेड काम नहीं कर रही है। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड है उसके उस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा तो फार्मर्स का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। ये सारी डिमांड यूरोपियन फार्मर्स की है। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि पूरी तरीके से एक बैलेंस किया जाना चाहिए ग्रीन लॉ में और फार्मर्स की डिमांड और फार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट है उन दोनों में। फार्मिंग वन ऑफ दोज बेसिक सेक्टर है जिसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। और रसिया का जो वॉर यूक्रेन पे हुआ था, इसके बाद ऐसा लगता है कि यूरोप में जो फूड सप्लाई की चेन है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी। तो इसीलिए जो फूड सिक्योरिटी है वो फॉर ग्रांटेड नहीं ली जा सकती। नेक्स्ट न्यूज़ है, जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने एल नीनो ड्रॉट को एक नेशनल डिज़ास्टर डिक्लेयर किया है। तो इस बार जो एल नीनो का इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़े लेवल पे होने वाला है। और जिम्बाब्वे में सदर्न अफ्रीकन रीजन में जिम्बाब्वे वो कंट्री अभी बनी है जिसमें प्रेसिडेंट के द्वारा एल नीनो ड्रॉट को एक नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एल नीनो क्या होता है? एल नीनो एक वर्ल्ड ओवर सर्कुलेशन का एक सिस्टम है जिसके तहत वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा वार्म होने लगता है। और इस कारण से जो इंडिया में मानसून आता है और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो मानसून की कंडीशन बनती है उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और इंडियन अफ्रीकन साइड में जो ड्राई एटमॉस्फेयर है वो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, बारिश कम होगी, मानसून की वजह से जो बारिश होती है वो कम होगी। और जो ड्रॉट की कंडीशन है वो देखने को मिलती हैं। और वही जो हाल है वो जिम्बाब्वे में देखा जा रहा है और काफ़ी बड़े लेवल पर जिम्बाब्वे में इसका रिजल्ट अभी देखने को मिला है। ताइवान में एक अर्थक्वेक आया है जो 7.4 रिक्टर स्केल पे माना जा रहा है। और इस अर्थक्वेक की वजह से बहुत बड़े लेवल पे लोगों की जान नहीं गई, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि ताइवान ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है अपनी लोकेशन की वजह से। ये अर्थक्वेक वहाँ पर बहुत कॉमन है और अर्थक्वेक के लिए वहाँ की जो स्ट्रिक्ट बिल्डिंग रेगुलेशन है और जो वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस है, जो पब्लिक डिजास्टर अवेयरनेस ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड चैनल के थ्रू टाइम टू टाइम चलाई जाती है, उसकी वजह से बड़ा एक जो हादसा है वो रोका गया है। कुछ लोगों की जान गई है और करीब 1000 लोग इस अर्थक्वेक में इंजर्ड हुए हैं। अब अर्थक्वेक का जो मेन रीज़न है वो है ताइवान की लोकेशन। अर्थक्वेक ऑलरेडी
अर्थक्वेक प्रोन आइलैंड पे ताइवान स्थित है, जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर स्थित है। अब ताइवान पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के जंक्शन पर स्थित है, जिसकी वजह से ये जो पूरा वेस्टर्न पैसिफिक साइड है, वो हमेशा अर्थक्वेक के लिए प्रोन रहता है। अगर हम बात करें जापान की, ताइवान की या फिर इंडोनेशिया तक का जो पूरा रीजन है, जिसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट माना जाता है, ये पूरा रीजन अर्थक्वेक के लिए बहुत प्रोन होता है। और इस कारण से इन सारी कंट्रीज में अर्थक्वेक को झेलने के लिए स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड बहुत ही स्ट्रांगली रेगुलेट किए जाते हैं, और पब्लिक में भी ये अवेयरनेस है कि कभी भी अर्थक्वेक आए तो किस तरह से अपनी सेफ्टी और अपनी बिलोंगिंग्स की सेफ्टी की जाए। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल सेट करती हैं कुछ कंट्री, जो नेचुरल डिज़ास्टर को किस तरह से उनके उसके उसका जो डिज़ास्टर है उसके रिजल्ट्स को किस तरह से कम किया जाए, वो एक अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है। ताइवान का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक माना जाता है, वो 1999 में आया था, 7.6 रिक्टर स्केल का, जिसमें करीब 2500 लोग मरे थे, और ये डेडलीस्ट नेचुरल डिज़ास्टर ताइवान के हिस्ट्री में मानी जाती है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।